गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं CUET के PYQs। और आज जो हमने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस लिए हुए सभी क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है। तो सभी बच्चे इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से वॉच करना और समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अप्लीकेबल, कौन सा अप्लीकेबल नहीं है इन द फेनोमेना ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के प्रोसेस में कौन सा, ये जो आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, अब देखिए एडजॉर्प्शन जो होता है ये हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड सेकेंड वन इज केमिकल एडजॉर्प्शन, राइट। अब कोई भी एडजॉर्प्शन हो, दैट मे बी फिजिकल एडजॉर्प्शन और मे बी केमिकल एडजॉर्प्शन, इन बोथ द केसेस यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। और जब एनर्जी रिलीज होता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। बट यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया हुआ है कि एडजॉर्प्शन प्रोसेस जो है ये क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। दैट इज टोटली इनकरेक्ट, ये होगा ही नहीं। क्या होता है, कोई भी एडजॉर्प्शन हो, चाहे वो फिजिकल एडजॉर्प्शन हो या फिर केमिकल एडजॉर्प्शन हो, उस केस में एनर्जी हमेशा रिलीज होता है, तो वह एक्सोथर्मिक होते हैं। बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एंडोथर्मिक। तो ये ऑप्शन क्या होगा, यही जो फर्स्ट ऑप्शन है ये एप्लीकेबल नहीं है। बाकी जितने भी ऑप्शन देख रहे, इंट्रोपी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, मतलब डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव, राइट। गिव्स फ्री एनर्जी भी क्या हो जाता है, लेस हो जाता है, मतलब यहाँ पर भी डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। ये सब याद रखिएगा, डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। इंथैल्पी ऑफ केमिजॉर्प्शन इज हायर देन द फिजिसॉर्प्शन। केमिसॉर्प्शन किसको बोलते हैं, केमिकल एडजॉर्प्शन को ही केमिसॉर्प्शन बोलते हैं, राइट। और फिजिसॉर्प्शन किसको बोलते हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन को ही फिजिसॉर्प्शन बोलते हैं। तो श्योर है जो इंथैल्पी होती है, हीट एनर्जी होता है, वो केमिकल एडजॉर्प्शन के केस में ज़्यादा रिलीज होता है देन जब फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो ये भी बात सही है। बट ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। ये नहीं होता है एंडोथर्मिक, कोई भी, चाहे वो फिजिक्स ऑप्शन हो चाहे वो केमिस्ट ऑप्शन हो, हमेशा एक्सोथर्मिक होंगे। तो ये ए इज नॉट पॉसिबल। क्लियर हो गया, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, व्हेन KI सॉल्यूशन इज एडेड टू AgNO3 सॉल्यूशन। क्या कहने का मतलब हुआ, जब KI को मतलब पोटासियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को ऐड किया जाता है AgNO3 के सॉल्यूशन में, देन क्या होने वाला है, समझिए क्या कहा गया कि आपके पास एक कंटेनर है। आपके पास क्या है बच्चा, एक कंटेनर है। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, सब समझ में आ जाएगा आपको। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बोर्ड में भी आता है और बोर्ड वाले बच्चे को जल्दी समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर क्या है, ध्यान देखिए, यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, AgNO3 के सॉल्यूशन दिए हुए। किसके सॉल्यूशन दिया हुआ है, AgNO3 के सॉल्यूशन दिया हुआ है, राइट। क्लियर है, AgNO3 के सॉल्यूशन है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ किसके सॉल्यूशन है, AgNO3। मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा, Ag प्लस और दूसरा क्या मिलेगा, NO3 माइनस। सॉल्यूशन है ना बच्चा, सॉल्यूशन है तो मतलब यही मिलेगा आपको, राइट। अब क्या किया गया, ध्यान देखिए, इस सॉल्यूशन में हम ऐड करवाते हैं, किसको ऐड करवाते हैं, पोटासियम आयोडाइड को, पोटासियम आयोडाइड को ऐड करवाते हैं, राइट। तो जिसको ऐड करोगे, जैसे मान लो पानी में हम चीनी को ऐड करते हैं तो पानी ज़्यादा होता है, चीनी कम होता है नॉर्मली। तो ये जो सिल्वर नाइट्रेट है ये क्या होगा, श्योर है ये क्या होगा, ज़्यादा होगा। और ये जो पोटासियम आयोडाइड है ये क्या होगा, कम होगा। ये सब आपको समझना है। किसी किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा रहता है AgNO3 सॉल्यूशन एक्सेस, एक एक्सेस वर्ड यूज किया जाता है यहाँ पर, बट यहाँ पर एक्सेस वर्ड यूज नहीं किया गया। बट आपको यहाँ पर समझना है कि AgNO3 ज़्यादा है और पोटासियम आयोडाइड को ऐड किया जा रहा है, तो थोड़ा सा ही ऐड करोगे ना जी। अब सब्जी में नमक ऐड करेंगे तो ऐसा थोड़ी होगा कि सब्जी से नमक ज़्यादा हो जाएगा, नमक थोड़ा सा ऐड करेंगे ना। तो बिल्कुल KI जो होगा वो क्या होगा, कम होगा, और AgNO3 क्या होगा, ज़्यादा होगा। इतनी बात समझ में आ गई। जब KI को ऐड करेंगे तो क्या होगा, बिल्कुल यही होगा सर, K प्लस बन जाएगा और I माइनस। तो ये सारे चीज़, ये सारे आयंस इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। अरे बच्चा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ध्यान से देखते जाओ। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ, तो ये सारे आयंस इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। क्लियर हो गया,
क्लियर हो गया? अब समझिए रिएक्शन क्या होगा, मैं रिएक्शन की बात करता हूँ, इतनी डायग्राम देख लो अच्छे से। अब रिएक्शन की बात करते हैं। बताइए आपके पास क्या है सर? हमारे पास है AgNO3, राइट। इसकी रिएक्शन करवा दी हमने, किसके साथ रिएक्शन करवा दिया बच्चा? KI के साथ। किसके साथ? KI के साथ, पोटासियम आयोडाइड के साथ। तो क्या बना लेगा सोचो तो, क्या बना लेगा यहाँ से सर? अब समझिए रिएक्शन बहुत बच्चा वाला है। Ag के ऊपर प्लस NO3 के ऊपर माइनस K के ऊपर प्लस I के ऊपर माइनस। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसे इजी हो ही क्या सकता है? तो आप इसको इंटरचेंज कर दीजिए। क्या बना लेगा ये? एक तो बना लेगा K और इसके साथ प्लस के साथ क्या चला जाएगा? ये माइनस दिख रहा है। तो क्या बना लेगा? KNO3, राइट। साथ में क्या बना लेगा? साथ में बन जाएगा आपका यहाँ से Ag के साथ Ag और यहाँ पे कौन आके ऐड हो गया? इसके ऊपर आ गया I। तो ये क्या बना लिया? AgI बना लिया और यही आपका बन गया सोल्स। यही क्या बन गया आपका? सोल्स बने। सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन अलग है, सोल्स अलग होते हैं, जिसको कोलाइडल सोल्स बोलते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बोलते हैं। वो कोलाइडल सॉल्यूशन बोलो या सोल्स बोलो, दोनों बात बराबर है ना। ये सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन होमोजीनियस होता है, राइट। समझ में आनी चाहिए आपको। तो ये सोल्स बन गए, इसको कभी भी सॉल्यूशन मत पढ़ना, सोल्स बन गए। क्या बन गए? AgI के सोल्स बन गए। और ये KNO3 तो एक आयोनिक कंपाउंड है। अब बोलोगे सर AgI आयोनिक कंपाउंड नहीं है। AgI में कोवलेंट नेचर ज़्यादा होता है और आयोनिक नेचर कम होता है। तो AgI के सोल्स बन जाएंगे यहाँ पर, राइट। और KNO3 तो K प्लस और NO3 माइनस, ये तो आयोनिक फॉर्म में उस सॉल्यूशन में मूव करता रहेगा। AgI के क्या बन गए? सोल्स। कैसे बनेंगे वो भी समझिए। इधर आ जाओ, इधर देखो क्या बना लिया हमने यहाँ से। नेक्स्ट पेज ले रहा हूँ। यहाँ पर बन गया Ag, थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, AgI। ये क्या हो गया बच्चे? इसके सोल्स बन गए। इसके क्या बन गए? सोल्स बन गए। दिस इज सोल्स, ठीक है। इस तरह से बना लिया। अब देखिए क्या एक्सेस में है, क्या एक्सेस में? हमने आपको क्या बताया था कि AgNO3 आपके एक्सेस में, AgNO3 एक्सेस में। जो एक्सेस में होगा ना, अब बताइए क्या एक्सेस में? अरे बच्चा सर AgNO3 जो एक्वस सॉल्यूशन है ये क्या है? एक्सेस में है, राइट। बोलो कहाँ है सर? कैसे पता चला एक्सेस में? तो आपको ये पता करनी है कि किसमें किसको ऐड कर रहा है। ये सब बात शुरू में पढ़ाया था मैंने आपको। अब देखिए जब AgNO3 एक्सेस में है तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? यहाँ से क्या मिलेगा? Ag प्लस और NO3 माइनस। अब समझिए यहाँ पर ये जो सोल्स हैं ये क्या है आपके? सोल्स। ये जो सोल्स हैं इसमें और AgNO3 जो एक्सेस है इसमें कौन सा आयन कॉमन है? कौन सा आयन कॉमन है सोचो तो, कौन सा आयन कॉमन है यहाँ पर? AgI में Ag प्लस और I माइनस और AgNO3 में Ag प्लस और NO3 माइनस। तो कौन सा कॉमन है सर? Ag यहाँ पर भी है और Ag इसमें भी है। तो क्या करेगा, क्या करेगा? ध्यान से देखो क्या होने वाला है यहाँ पर। जो कॉमन आयन है, कौन सा? ध्यान से सुना, जो कॉमन आयन है वो सोल्स के चारों तरफ आके ऐड हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर? Ag प्लस Ag प्लस, ये एक लेयर बना लेगा Ag प्लस और यहाँ पर Ag प्लस के क्या बन गए? एक लेयर बन गया। और अब ये बन गया हमारा एक न्यू सोल्स, ये सेकेंड लेयर बन गया। पहला लेयर किसका था? पता चला तुमको कि नहीं पता चला? सोचो, चलो मैं दिखाता हूँ तुमको। पहला लेयर किसका था? पहला लेयर था सर इसी के, यही था ना, AgI का। AgI एक पहला सोर्स बने, उसके ऊपर Ag प्लस। क्यों आया Ag प्लस? NO3 माइनस क्यों नहीं आया? क्योंकि जो कॉमन आएगा वही आएगा। तो कॉमन क्या है? Ag प्लस। तो Ag प्लस उसको आके सराउंड कर लिया। अब इस तरह से जो सोल्स बने इसको हम कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल्स। क्या बोलते हैं इसको? पॉजिटिवली। अरे ध्यान से देख लो, ध्यान से देख लो, समझ में आनी चाहिए। ये बहुत बार बोर्ड वाले बच्चे को तो समझ में आता ही नहीं है। इसको क्या बोलते हैं हम? पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल्स बोलते हैं। चार्ज्ड सोल्स मतलब सोल्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। सोल्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। वो एक होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड सोल्स, एक होता है निगेटिवली चार्ज्ड सोल्स। समझ रहे हैं आप? सोल्स के भी, कोलाइडल सॉल्यूशन के भी दो टाइप्स होते हैं।
एक होते हैं पॉजिटिवली चार्ज सोल्स, एक होता है निगेटिवली चार्ज सोल्स। तो आपसे पूछा जाएगा कि पॉजिटिवली चार्ज सोल्स के एग्जाम्पल बताओ, तो बिल्कुल यही एग्जाम्पल देंगे हम, यही एग्जाम्पल देंगे पॉजिटिवली चार्ज सोल्स का। अब निगेटिवली चार्ज सोल का एग्जाम्पल क्या होगा वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, बट अभी जो क्वेश्चन है उस पर हम फोकस करते हैं। ये बन जाएगा आपका पॉजिटिवली चार्ज सोल्स। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? पॉजिटिवली चार्ज सोल्स। अब आइए ऑप्शन की बात करते हैं। इधर इधर देखो ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन तो समझ में आ गया था, क्वेश्चन क्या कहता है ये तो समझ में आ गया ना। क्वेश्चन कहता है कि व्हेन KI सॉल्यूशन इज एडेड, तो KI को ऐड कर रहे हैं, किसमें ऐड कर रहे हैं? AgNO3 सॉल्यूशन में, तो क्या होगा देन, क्या होगा बताइए जल्दी से। Ag प्लस आयंस फ्रॉम द डिस्पर्सन मीडियम गेट एडजॉर्ब्ड ऑन AgI, बिल्कुल सही है, ये AgI है। अरे इधर इधर देखो, इधर इधर देख लो, ये क्या हमारा AgI सोर्स है। क्या है बच्चा? AgI सोर्स है। क्या है बच्चा? AgI सोर्स है, बिल्कुल सही है। दिखा कि नहीं दिखा? AgI सोर्स। इसके ऊपर Ag प्लस आयन क्या हो रहा है आकर के? एडजॉर्ब्ड हो रहा है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। दूसरा क्या कहता है? पॉजिटिवली चार्ज सोल्स इज फॉर्म्ड, बिल्कुल सही। अभी तो बताया था मैंने आपको कौन सा चार्ज सोल्स बनेंगे यहाँ पर? पॉजिटिवली चार्ज सोल्स बनेंगे। समझ में आई कि समझ से चलेगी? पूरा डिटेल कंसेप्ट बता रहा हूँ एक एक क्वेश्चंस के, अदरवाइज ये क्वेश्चन 1 मिनट का है, मैं टिक लगा के निकल लेता, बट जो कंसेप्ट आ रहे हैं उसको हम फुल्ली डिटेल कवर कर रहे हैं यहाँ पर। तो एकदम समझिए आप इसको कि पॉजिटिवली चार्ज सोल्स कैसे बना। तो ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है। दूसरा क्या कहता है? निगेटिवली चार्ज सोल्स इज फॉर्म्ड, नहीं नहीं नहीं, निगेटिव थोड़ी बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। के आयन इज डिस्पर्स फ्रॉम एडजॉर्ब्ड, के प्लस थोड़ी एडजॉर्ब्ड होगा, क्या प्लस होगा? Ag प्लस एडजॉर्ब्ड होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है पता चला तुमको? देख लो, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ऑप्शन ए इज एंड ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट होगा। क्लियर हो गया? तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी दोनों यहां पर एब्सोल्युटली करेक्ट है। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कंसीडर द केस व्हेन हाईली डाइल्यूटेड सॉल्यूशन ऑफ KI इज एडेड। अब देखो वही क्वेश्चन है, KI को ऐड किया जा रहा है किसमें? AgNO3 के सॉल्यूशन में ऐड कर रहा है। समझ में आया? तो AgNO3 ज्यादा है, KI कम है। बात समझ में आई ना? कहता है अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ कोगुलेशन ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। अच्छा, अब जो रिजल्टिंग सोल्स है, सॉल्यूशन नहीं है, रिजल्टिंग सोल है, दिखा है ना? तो अभी तो इसके क्वेश्चन बनाया था, ये देखो ऊपर मैं दिखाता हूं आपको, यही था ना, डायग्राम भी देख लो, यही था। AgNO3 सॉल्यूशन लिया था हमने, जो क्या था हमारे पास? एक्सेस में था, ज़्यादा था। और KI को क्या करवाया गया था यहाँ पर? KI जो कम अमाउंट में था उसको ऐड किया जा रहा था। जब उसकी एडिशन करेंगे तो ये रिएक्शन वहाँ पर होगा, राइट? ये रिएक्शन होगा तो किसके सोल्स बनेंगे? AgI के सोल्स बनेंगे। अरे इधर देख लो, किसके सोल्स बनेंगे? AgI के सोल्स बनेंगे। क्लियर हो गया? तो AgI के सोल्स बन गए, बिल्कुल सही है। कैसा सोल्स होगा ये? पॉजिटिवली चार्ज सोल्स होंगे, पॉजिटिवली चार्ज सोल्स। कैसे बनेंगे पॉजिटिवली चार्ज सोल्स? ये तो हमने यहाँ पे समझाया, एकदम क्लियर हो गया। अब जब पॉजिटिवली चार्ज सोल्स बन गया तो यहाँ पर इतनी तो बातें समझ में आ गई। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ईज ऑफ कोगुलेशन, अब इस सोल्स की कोगुलेशन करवानी। कोगुलेशन मतलब प्रेसिपिटेट बनाना है इसको। जब सोल्स बन गए तो सोल्स को पीपीटी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे समझिए। अब ये पॉजिटिवली चार्ज सोल्स है, तो इसमें निगेटिव आयन डालेंगे तो पॉजिटिव निगेटिव कंबाइन करके एक आयनिक सॉल्यूशन बना लेगा। तो वो क्या होगा? सोल्स बन जाएंगे, सॉरी पीपीटी बन जाएगा। अरे मान लो कहीं पर Na+ बन गया, तो इसमें क्या डालोगे कि ये पीपीटी बन जाए? तो इसमें क्या ऐड करेंगे? इसमें ऐड करेंगे Cl-, तब ना ये बना लेगा NaCl, और एक आयनिक कंपाउंड है जो कि एक सॉलिड बन जाएगा, पीपीटी बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा, बनेगा। तो पॉजिटिवली चार्ज सोल्स में क्या डालोगे आप? एनायनिक पार्ट डालेंगे, एनायंस ऐड करेंगे, तो उसकी कोगुलेशन करवाएगा। समझ में आया? समझ में आ गया? इतनी सी बात है। अब देखिए, अगर एक प्लस है तो एक ही माइनस डालेंगे, एक +1 है तो यहाँ पर -1 डालेंगे। और अगर मान लो यहाँ पर Ca+2 है तो क्या डालो?
या तो SO4 माइनस 2 डाल दो, क्या डाल दो, SO4 माइनस 2, तो ये एक कैटायन के लिए एक एनायन, या अगर Ca+2 है तो यहाँ पर Cl- 2 बार डालना पड़ेगा, 2 एनायन डालना पड़ेगा, तब ना ये जाके इसको ये +2 को -1 -1 -2 जाके कैंसिल कर देगा। राइट, समझ में आई। तो उसी तरह से अब आप देखिए यहाँ से क्या कहता है बच्चा, यहाँ पर जब BaSO4 को तोड़ोगे तो क्या बनेगा, ध्यान देखिए, Ba+ और SO4 -2, तो SO4 -2 बन गया। राइट, यहाँ से क्या बनेगा, NaCl से क्या बनेगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिख जाए। NaCl से क्या बनेगा, Cl- बनेगा, मैं Na+ को नहीं लिख रहा हूँ, Cl- बनेगा। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर Na3PO4 से क्या बनेगा, यहाँ से मिल जाएगा आपको PO4 -3 मिल जाएगा और 3Na+ मिलेगा, उसकी छोड़ दो, हम एनायन लेंगे, क्या लेंगे, एनायन। एनायन क्यों लेंगे सर, अरे पॉजिटिवली चार्ज आयन बनेगा ना, पॉजिटिवली चार्ज आयन बनेगा ना, तो एनायन लेना पड़ेगा। अब आ जाओ यहाँ पर इसकी बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, ये देखो K4FeCN6, इसकी बात करते हैं। यहाँ से क्या मिलेगा आपको, यहाँ से मिल जाएगा आपको बिग ब्रैकेट FeCN6 और यहाँ पे 4K है तो 4+ बन के निकलेगा तो -4 आ जाएगा। ठीक है, जितना आयंस होंगे, जितना आयंस का मैग्नीट्यूड होगा, निगेटिव आयंस का मैग्नीट्यूड होगा, उसकी कोगुलेशन उतनी कम होगी, उसकी कोगुलेशन उतनी कम होगी। समझ में आया क्या, तो किसकी कोगुलेशन ज़्यादा होगी, अब समझिए किसकी कोगुलेशन ज़्यादा होगी, तो जितना ज़्यादा निगेटिवली चार्ज होगा उतनी ज़्यादा कोगुलेशन फास्ट होगा। तो निगेटिव चार्ज आयन कहाँ से आएगा, सोचो निगेटिव चार्ज आयन क्या होगा, बताओ, एक बार यहाँ से भी लिख देता हूँ मैं। आपके पास क्या है, BaSO4, तो ये क्या देगा आपको, ये देगा SO4 -2, पहला पार्ट क्लियर हो गया, यहाँ पर -2 है। नेक्स्ट क्या आपके पास NaCl, ये क्या देगा आपको, Cl- देगा, ये समझ में आ गया आपको, देखते जाना। नेक्स्ट क्या है Na3, क्या बच्चा, Na3PO4, तो 3Na+ जाएगा तो क्या बनाएगा, PO4 -3 बना लेगा। राइट, ये समझ में आ गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है, K4FeCN6 और बिग ब्रैकेट, ये कम्प्लेक्स कंपाउंड है। राइट, ये कम्प्लेक्स 12th में आके पढ़ोगे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, जब ये 4K+ चला जाएगा, यहाँ से 4K+ जाएगा तो 4+ निकला, तो यहाँ पर क्या आएगा, FeCN6 और इसके ऊपर 4 माइनस आ जाएगा। अब एक बात बताओ, किसके ऊपर ज़्यादा निगेटिव चार्ज है, किसके ऊपर ज़्यादा, उसकी कोगुलेशन ज़्यादा होगी, तो ये वाला की कोगुलेशन ज़्यादा होगी, उसके बाद इस वाले का, उसके बाद ये, मतलब पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, लास्ट में ये, इसकी कोगुलेशन पावर सबसे कम होगी। समझ में आया, तो क्या होगा यहाँ से बताओ, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, तो यहाँ पर आप याद रखिए, मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, NaCl की कोगुलेशन पावर क्या होगी, कम होगी, किससे, जल्दी बताओ, किससे, BaSO4 से, क्योंकि यहाँ पर -2 होगा, किससे कम होगा, ये Na3PO4 से कम होगा। अब ये किससे कम होगा, ये होगा, क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ था K4FeCN6, क्लियर हो गया, ये कोई दिक्कत है, तो ये इस तरह से क्या बोल रहा है आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे कम यहाँ से क्या मिलने वाला है, Cl- की कोगुलेशन पावर कम होगी, यहाँ से क्या मिलेगा, SO4 -2, यहाँ से क्या मिलेगा, PO4 -3, उसके बाद क्या मिलेगा, बिग ब्रैकेट FeCN6 और यहाँ पर क्या मिलेगा, 4 क्लियर हो गया। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और उस तरह से भी लिख सकते हैं, क्लियर हो गया बच्चा, ठीक है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए, ये ऑप्शन जहाँ पे होगा वही इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन शायद मैंने नहीं लिया है, इसी तरह से ये सीधा इस तरह से क्वेश्चन था, तो यही इसका ट्रेंड बनेगा, क्लियर हो गया, लिख लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट कॉज कोगुलेशन ऑफ अ कोलाइड्स, एक कोलाइड्स की कोगुलेशन जो नहीं करवाएगा वो क्या होता है, कौन होगा इसमें, मतलब आपको क्या करना है, देखिए आपको क्या करना है, एक कोलाइडल सोल्स है, एक क्या दे रखा है आपको, कोलाइडल सोल्स, कोलाइडल सोल्स है, राइट, मतलब कोलाइडल सोल्यूशन है।
इसको किस में कन्वर्ट करना है, पीपीटी में कन्वर्ट करना है। पीपीटी मतलब सॉलिड में कन्वर्ट करना है, सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना। पीपीटी मतलब सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो ये ऐसा कौन सा यहाँ पर वो पार्ट है, ये कौन सा ऑप्शन होगा जो कोलाइडल सॉल्यूशन को पीपीटी में कन्वर्ट नहीं करता है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन को पीपीटी में कन्वर्ट नहीं करता है, वो कौन सा यहाँ पर ऑप्शन है। ठीक है, समझ में आई बात आपको, समझिए। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मेथड है, इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू हम क्या करते हैं, कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन की प्यूरिफिकेशन करते हैं, उसको प्योर करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक मेथड है, इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वहाँ पर और कोई भी कोलाइडल सॉल्यूशन को प्योर करते हैं। ये एक प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल का पार्ट है। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास बॉयलिंग, इसके थ्रू भी हम क्या करेंगे, प्योर करेंगे, शुद्ध करते हैं। क्या दिया, परसिस्टेंट डायलिसिस, इसके थ्रू भी क्या करते हैं, हम प्योर ही करते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन की प्यूरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो एक पार्ट है वो ध्यान देखिए, एडिशन ऑफ पेप्टाइजिंग एजेंट। पेप्टाइजिंग एजेंट क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, ये समझिए। पेप्टाइजिंग एजेंट क्या होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट्स होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होता है। और ये इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करता है, पीपीटी को कन्वर्ट करता है कोलाइडल सॉल्यूशन, उल्टा गेम करता है। पीपीटी से अगर हमें कोलाइडल सॉल्यूशन बनानी है तो हम पेप्टाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा था, पेप्टाइजिंग एजेंट क्या होता है कि पीपीटी से अगर हम क्या बना लें, कोलाइडल सॉल्यूशन बना लें, तो हम पेप्टाइजिंग एजेंट का यूज करते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, कोलाइडल सॉल्यूशन से पीपीटी में नहीं जाना है, इसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, पेप्टाइजिंग एजेंट। तो ये यहाँ पर कोगुलेशन नहीं करेगा, मतलब इसको बोलते हैं कोगुलेशन। इसको क्या बोलेंगे, कोगुलेशन। क्यों बोले कोगुलेशन, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन को पीपीटी बना देगा, सॉलिड फॉर्म बना देगा, तो कोगुलेशन। तो उसमें अगर तुम क्या यूज कर रहे हो, अगर तुम उसमें पेप्टाइजिंग एजेंट यूज करोगे तो पीपीटी को ना कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएगा जी, तो रिवर्स कर रहा है। तो यहाँ पर ये जो इसका पेप्टाइजिंग एजेंट है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आया, पेप्टाइजिंग एजेंट क्या करता है, पेप्टाइजिंग एजेंट पीपीटी को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, आपको क्या करना है, कोलाइडल सॉल्यूशन से पीपीटी में जाना है, तो यहाँ पर पेप्टाइजिंग एजेंट का यूज नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, एडिशन ऑफ पेप्टाइजिंग एजेंट। ठीक है, अच्छा उसके बाद और समझिए, यहाँ पर हमने एक छोटा सा टर्म बताया था, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, जनरली हम प्यूरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। बॉयलिंग भी क्या होता है, जनरली प्यूरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं। परसिस्टेंट डायलिसिस भी क्या होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए यूज करते हैं। इसका पूरा टर्म्स हम अपने नोट्स में समझा रखें, तो आप वहाँ से समझ लेना कि रियल में इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है और परसिस्टेंट डायलिसिस क्या होता है, ये पूछा भी जाता है। ठीक है, तो वहाँ से आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पेप्टाइजिंग एजेंट। क्लियर हो गया, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, अ गैस दैट इज रेडियली एडजॉर्ब्ड ऑन 1 ग्राम ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल। चारकोल क्या होगा, यहाँ पर एडजॉर्बेंट की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, एडजॉर्बेंट की तरह, फॉर फिजिकल एडजॉर्प्शन। ठीक है, मतलब आपके पास क्या दिया हुआ है, एक चारकोल दिया हुआ है, चारकोल समझ रहे हो ना, चारकोल है कितना, ये 1 ग्राम है, और ये चारकोल किसकी तरह बिहेव करता है, ये एडजॉर्बेंट की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह, एडजॉर्बेंट। ठीक है, और इसके ऊपर गैस की डिपोजिशन होनी है। किसकी डिपोजिशन होनी है, गैस। तो गैस जो होगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, एडजॉर्बेट की तरह बिहेव करेगा, एडजॉर्बेट। राइट, ये सब देख लेना, नोट्स में लिखा हुआ। अब एडजॉर्बेट को उसके ऊपर डिपॉजिट करवानी है, समझिए। तो कौन डिपॉजिट होगा, यहाँ पर अच्छे से डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, समझिए। तो अ गैस दैट इज रेडियली एडजॉर्ब्ड ऑन, इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब सारे टर्म से में एक टर्म दिया हुआ है, क्रिटिकल टेम्परेचर। कितना दे रखा है, 33 केल्विन, 2.15 केल्विन, 190 केल्विन, और तीसरा क्या दिया हुआ है, 63 केल्विन। ठीक है, राइट। तो देखिए कौन सा गैस यहाँ पर फास्टली क्या हो जाएगा, एडजॉर्ब्ड हो जाएगा, ये बात कह रहा है।
और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डाइहाइड्रोजन दिया हुआ है, हीलियम दिया हुआ है, मीथेन दिया हुआ है, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब गैस है। डाइहाइड्रोजन मतलब H2, हीलियम मतलब He, मीथेन मतलब CH4, सल्फर डाइऑक्साइड मतलब SO2। कौन सा गैस यहाँ पर जल्दी क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा, ये पूछ रहा है। समझिए अब यहाँ से, ये तो गैस है, यहाँ से तो आपको कुछ पता होने वाला है नहीं। अब यहाँ पर एक टर्म है जो आपको बचा पाएगा, दैट इज कॉल्ड, क्या है वो यहाँ पर बच्चा, वो है, मैं कलर थोड़ा चेंज करता हूँ, वो है आपका क्रिटिकल टेम्परेचर। 33, 2.15, 190 और 63 केल्विन। अब समझिए, जितनी ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होता है उतना ज़्यादा एडजॉर्प्शन होता है। मतलब एडजॉर्प्शन क्या लिख रहा हूँ मैं, ध्यान देखिएगा यहाँ पे देखिए, एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन, कौन सा एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन, है ना। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन की ज़्यादा बात होती है, तो एडजॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रिटिकल टेम्परेचर। CT मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर। जितनी ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगी उसकी एडजॉर्प्शन उतनी ज़्यादा होगी। समझ में आया। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। अब बात आती है कि सर क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। समझिए, क्रिटिकल टेम्परेचर को समझाता हूँ। कभी कभी ये बोर्ड में आ जाता है, बट बोर्ड तो जेके बोर्ड से सबसे हट चुका है, तब पर भी हम आपको समझाते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर होता है एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर, देखो, अ टेम्परेचर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अ टेम्परेचर बिलो विच अ गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में। ठीक है, ये समझ में आ गया क्या कहने का मतलब हुआ। मान लो अगर यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड ले लेते हैं, SO2, कितना दिया हुआ है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर, 630 केल्विन, है ना। तो 630 केल्विन के नीचे ये गैस है, ये क्या है तुम्हारा, गैस है। समझ में आ रहा है। देखो, हमने ले लिया SO2, ये क्या बन गया, गैस। और किस में जाना है हमें, SO2 किस में जाना है, लिक्विड में जाना है। तो श्योर है यहाँ पर जो टेम्परेचर रखना पड़ेगा, वो रखना पड़ेगा लेस देन 63 केल्विन। 630 से कम टेम्परेचर रखोगे तो ये गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे बच्चा, गैस को लिक्विड बनाना है तो टेम्परेचर कम दोगे ना जी, टेम्परेचर ज़्यादा दोगे तो और वो बनेगा ही नहीं। तो एक गैस को लिक्विड बनाना है तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, कम। तो किससे कम करना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर बोलते हैं, उसके ऊपर तो वो गैस ही रहेगा, उसके ऊपर वो कभी लिक्विड बनेगा नहीं, और उसके नीचे जब आओगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस पॉइंट को क्रिटिकल पॉइंट या क्रिटिकल टेम्परेचर बोला जाता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रिटिकल पॉइंट एक टेम्परेचर है जिसके नीचे आओगे तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में, क्योंकि टेम्परेचर कम करोगे तो लिक्विफिकेशन शुरू हो जाएगा। दैट लोअर टेम्परेचर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, क्रिटिकल टेम्परेचर। समझ में आ गया, क्रिटिकल टेम्परेचर। तो जिसकी जितनी ज़्यादा क्रिटिकल टेम्परेचर होगी उसकी लिक्विफिकेशन, या लिक्विफिकेशन मतलब वो लिक्विड है। अब देखो यहाँ पर इसकी एडजॉर्प्शन, गैस की एडजॉर्प्शन क्या होती है, कम होती है, और लिक्विड की एडजॉर्प्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। पता है ना आपको एडजॉर्प्शन, क्योंकि इंट्रोपी फैक्टर करता है। इंट्रोपी लिक्विड के केस में कम होगा, गैस के केस में ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा कम इंट्रोपी होगी, मतलब डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव। जितनी ज़्यादा निगेटिव होगी उतनी ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगी। तो निगेटिव कहाँ पर होगा, बताओ ना, लिक्विड में ज़्यादा निगेटिव होगा ना डेल्टा एस की वैल्यू। तो इसीलिए क्रिटिकल टेम्परेचर जितना कम होगा, मतलब जितनी ज़्यादा होगी, उससे नीचे जब आओगे तो वो क्रिटिकल टेम्परेचर जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा एडजॉर्प्शन होगी। समझ में आया। तो ये बात आप याद रखिएगा, सल्फर डाइऑक्साइड इज परफेक्ट ऑप्शन। ओके बच्चा, तो आज इतना ही रहने देते हैं हम लोग। आप सभी बच्चे इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे यहाँ पर जो हमने आपको डिस्कस करें। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ इन द नेक्स्ट क्वेश्चंस विथ नेक्स्ट क्वेश्चंस। ओके बच्चा, गॉड ब्लेस यू ऑल।